हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी मेड इजी 92। आज मैं पहली बार क्लास 11th के लिए वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ एनसीईआरटी के चैप्टर 10 से। चैप्टर का नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिविजन। सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो आपने पढ़ा है। अब ये डिवाइड कैसे करेगा, ये हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे। हाय, आई एम कौशल्या बोस और मैं आज आपके लिए जो टॉपिक लाई हूँ, इसको देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर किसी भी तरह की क्वेरीज हो या आप चाहते हो किसी और चैप्टर्स के बारे में मैं वीडियो अपलोड करूं, तो प्लीज डू कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स। ओके, तो चलते हैं चैप्टर की तरफ। सेल डिवीजन या सेल साइकिल जिसको कहते हैं। तो व्हाट एक्चुअली द सेल साइकिल इज। हर सेल एक सीक्वेंशियल स्टेज से गुजरता है, जिस सीक्वेंशियल स्टेज में उसका जो जेनोम है, दैट इज डीएनए मटेरियल, वो डुप्लीकेट करता है। उसके अलावा वो सेल के बाकी जो कंस्टिट्यूएंट्स है, आई मीन अदर टाइप्स लाइक वेदर इट इज माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ऑल द सेलुलर apparatus। तो ये जो सारे सेलुलर apparatus है, उसकी भी सिंथेसिस होती है, यानी डबलिंग होती है। एट लास्ट ये जेनोम और सेल्यूलर कंस्टिट्यूएंट्स दोनों को इक्वल हाफ में डिवाइड करती है दो डॉटर सेल्स में। ये जो टोटल सीक्वेंशियल इवेंट्स हैं, उसको कहते हैं सेल साइकिल या सेल डिवीजन। तो आगे चलते हैं कि सेल जब डिवाइड करेगा तो उसके क्या क्या फेजेस हैं। मेनली 2 फेज हैं। एम फेज स्टैंड्स फॉर माइटोटिक फेज, जिसमें सेल डिवाइड कर रहा होता है। और दूसरा है आई स्टैंड्स फॉर इंटरफेस, विच इज द फेज बिटवीन 2 माइटोटिक डिवीजन। 2 डिवीजन के बीच के फेज को कहते हैं इंटरफेस। इंटरफेस सबसे लंबा होता है, अबाउट 95% ऑफ द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल इज इंटरफेस एंड अबाउट 5% इज माइटोटिक। तो इस इंटरफेस के दौरान एक्चुअली क्या होता है, सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए। उस दौरान सेल सबसे ज्यादा एक्टिव होता है और सेल के अंदर जितनी चीजें हैं सबकी डबलिंग होती है, इंक्लूडिंग डीएनए। सब कुछ डबलिंग हो जाने के बाद एम फेज में एक प्रॉपर स्टेज और इवेंट्स के जरिए ये सारी चीजें इक्वली डिवाइड कर जाती हैं 2 डॉटर सेल्स में। तो चलते हैं, बात करते हैं इंटरफेस की। इंटरफेस जो है उसको डिवाइड किया गया है G1, S एंड G2 फेज में। G1 स्टैंड्स फॉर गैप 1। ड्यूरिंग दिस, वैसे तो इस स्टेज को रेस्टिंग फेज भी कहते हैं, लेकिन रेस्टिंग फेज का मतलब हो जाता है कि सेल इनएक्टिव है, ऐसा नहीं। रेस्टिंग फेज इसलिए नाम दिया गया कि ड्यूरिंग दिस फेज, ड्यूरिंग एंटायर इंटरफेस, अगर हम माइक्रोस्कोप में सेल को देखेंगे तो सेल में कुछ भी नजर नहीं आएगा एक्सेप्ट फॉर ग्रोथ। इस दौरान हमें केवल सेल के साइज में ग्रोथ नजर आएगा। यू कैन सी दिस इज द सेल, इट इज इंक्रीजिंग इन साइज। तो साइज इंक्रीज करता है, अदरवाइज अंदर कुछ विजिबल चेंजेस नजर नहीं आते हैं, इसलिए इसको रेस्टिंग फेज भी कहा जाता है। लेकिन अगर मेटाबॉलिकली बायोकेमिकल रिएक्शन के आधार पर देखा जाए तो दिस फेज इज द मोस्ट एक्टिव फेज। तो G1 या गैप 1 में क्या होता है, सिंथेसिस होता है। सिंथेसिस ऑफ व्हाट? सिंथेसिस ऑफ आरएनएस, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, ये सारे सिंथेसाइज होते हैं जो S फेज में काम आने वाले हैं। G1 फेज खत्म होने के बाद होता है S फेज। S फेज में जो डीएनए है उसका होता है रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेट करता है, यानी जो जेनोम है वो डबलिंग होता है। रिमेंबर, डीएनए डुप्लीकेट्स। तो अगर डीएनए का अमाउंट 2C है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और बन जाएगा 4C। दिस इज द कंटेंट। तो डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए का अमाउंट जस्ट डबलिंग होता है। एक बात ध्यान रखें, यहां पर क्रोमोसोम नंबर की डबलिंग नहीं होती है। क्रोमोसोम नंबर जो कि सेल में होता है 2n यानी डिप्लॉयड, ये 2n का 2n ही रहता है इवन आफ्टर डबलिंग ऑफ डीएनए। तो क्रोमेटिन मटेरियल
जो डीएनए का बना होता है, जो न्यूक्लियस में आपको नजर आता है एज नेटवर्क, ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो अपने आप को सिर्फ डबलिंग करता है, डिवाइड नहीं करता है, इसलिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स 2n। उसके बाद एस फेज में एक और बात होती है, आप जानते हो कि एनिमल सेल में सेंट्रियोल होता है, तो एस फेज में सेंट्रियोल की भी डबलिंग होती है। तो साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल की डबलिंग हो रही है और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए की डबलिंग हो रही है। दिस हैपन्स इन एस फेज। एस स्टैंड्स फॉर सिंथेसिस। एस स्टैंड्स फॉर सिंथेसिस। तो सिंथेसिस ऑफ डीएनए और डबलिंग एंड सिंथेसिस ऑफ सेंट्रियोल इन द साइटोप्लाज्म। इसके बाद फेज आता है G2। G2 दैट इज गैप 2। G2 में भी बनते हैं प्रोटीन्स। इस बार जो प्रोटीन्स का बैच बन रहा है दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ M फेज। M फेज के लिए जो प्रोटीन्स की जरूरत होगी वो G2 यानी गैप 2 फेज में तैयार होगा। अब आते हैं हम लोग M फेज में। M फेज में ये सारी मटेरियल्स जो प्रोटीन्स और डीएनए के डबलिंग, ये सारे कुछ धीरे धीरे डिवाइड करेंगे दो डॉटर सेल्स में। तो डिवीजन कैसे होता है, इसके एक प्रॉपर इवेंट्स होते हैं। तो इन इवेंट्स को सिक्वेंशियली बांटा गया है फाइव सब स्टेजेस में। ये 5 सब स्टेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस, जिसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। एक बात ध्यान रखो कि एम फेज में ये जो पांचों सब फेजेस हैं, इसका कोई एक बाउंड्री लाइन है नहीं कि यहाँ पर ये खत्म हो रहा है, यहाँ पर ये स्टार्ट हो रहा है। कुछ इवेंट्स को हम लोग नजर में रखते हैं कि ये इवेंट अगर दिख रहा है या ये इवेंट अगर खत्म हो रहा है तो ये फेज खत्म हुआ। इट इज अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस। प्रोग्रेसिव प्रोफेज से मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस, ये प्रोग्रेसिवली चल रहा है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं कि किस तरह से वो प्रोग्रेसिव है। ओके, अब चलते हैं एम फेज की ओर। एम फेज, एम फेज यानी माइटोटिक फेज। इस माइटोटिक फेज में जैसा कि मैंने बताया 5 सब फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस। तो ये डायग्राम मैं दिखा रही हूं इंटरफेज सेल का। ये इंटरफेज सेल है। यहां पर अगर हम माइक्रोस्कोप में सेल को देखेंगे तो कुछ विजिबल चेंजेस नजर नहीं आएंगे, सिवाय इसके कि सेल का आउटर मेम्ब्रेन है, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नजर आएगा। और इसके अलावा हमें न्यूक्लियोलस, डार्क बॉडी न्यूक्लियोलस, ये भी डीएनए का ही बना होता है, ये सारे नजर आते हैं। और ये है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो कि एस फेज में डबलिंग हो चुका है, तो 2 सेंट्रियोल हम देख सकते हैं इसमें। अब विजिबल चेंजेस नजर आएंगे प्रोफेज से। किस तरह के विजिबल चेंजेस हैं? ये जो क्रोमेटिन रेटिक्यूलम है यानी जो नेटवर्क है डीएनए का, वो धीरे धीरे अपने आप को कंडेंस करेगा। कंडेंस करने का क्या मतलब है? जैसे कि ये धागा है, अगर ये जैसे तैसे पड़ा हो लिमिटेड प्लेस में तो ये बन जाता है नेटवर्क। लेकिन अगर ये अपने आप को इस तरह से कॉइल करना शुरू करे और धीरे धीरे और भी कंडेंस होता जाए, और भी कंडेंस होता जाए, तो ये विजिबल होगा। इसके साथ ही प्रोटीन, डीएनए, ये धागा है डीएनए और ये प्रोटीन, दोनों जब एक साथ स्ट्रक्चरली कंबाइन करते हैं तो एक सॉलिड स्ट्रक्चर बनता है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमको दिखाई पड़ने लगता है। तो इंटरफेस में जो नेटवर्क है वो नेटवर्क धीरे धीरे थ्रेड के रूप में दिखने लगता है। इवन हम काउंट कर सकते हैं कि हाउ मेनी थ्रेड्स यानी हाउ मेनी डीएनएस आर देयर। इसको इस तरह से कंपेयर करते हैं। आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूं मैं। जैसे आप पतंग उड़ाते हो, उसके लिए धागा खरीदते हो जो रील में पाया जाता है। ये जो रील वाला धागा है उसका एक सॉलिड स्ट्रक्चर होता है जिसको आप डिफाइन कर सकते हो। लेकिन अगर उस धागे को आप पूरे रील से निकाल करके एक जगह जमा करोगे तो ये वाला हालत होगा। इवन आपको पता नहीं चलेगा कि उस थ्रेड का सिरा कहाँ है, उसमें एक टुकड़े हैं या ढेर सारे टुकड़े हैं। तो वही हाल होता है यहाँ पर डीएनए का। तो प्रोफेज में जब जाता है तो ये डीएनए जो कि रेटिक्यूलम के रूप में है, जिसको क्रोमेटिन रेटिक्यूलम कहते हैं, वो क्रोमोसोम यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में अपने आप को
चेंज करता है। तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो अब प्रोफेज में विजिबल होने लगा है, अब आप इसको काउंट भी कर सकते हो। यहाँ हम 1 2 3 4, जिसमें 2 मैंने ग्रीन से दिखाया है और 2 ब्लू से दिखाया है। यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2n, यानी 2 क्रोमोसोम इन पेयर, तो टोटल 4। डिप्लॉयड सेल, माइटोसिस जब भी होता है डिप्लॉयड सेल में होता है। हालांकि कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहां पर हैप्लॉयड में होता है। आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है और क्लास 11th में भी आपने पढ़ा है जो गैमेटोफाइट्स। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिसका मेन बॉडी ही गैमेटोफाइट यानी एन का होता है। वो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो माइटोसिस से करते हैं, उसमें क्रोमोसोमल एन होता है। लेकिन इन जनरल, इन मैक्सिमम केसेस, माइटोसिस उसमें होता है जो डिप्लॉयड होता है, यानी जिसमें क्रोमोसोम नंबर 2n होता है, यानी पेयर में होता है। तो इस तरह से मैं शो कर रही हूं 2 क्रोमोसोम एक साइज के और अगला 2 क्रोमोसोम एक साइज के। तो कुल मिलाकर के 2 बड़े क्रोमोसोम है और 2 छोटे क्रोमोसोम है, यानी 2 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, 1 पेयर इज लॉन्गर एंड अदर पेयर इज शॉर्टर। ये एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले रही हूं, ठीक है। फिर चलते हैं इंटरफेस से प्रोफेस में क्या हुआ। क्रोमेटिन रेटिकुलम कंडेंस टू फॉर्म thread like structures which becomes visible as chromosomes. chromosomes के रूप में ये visible होने लगा। These are chromosomes. तो thread like chromosomes appear. इसके अलावा क्या होता है, chromosomes appear होने के अलावा ये न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे डिसअपियर करता है, जो मैं प्रोफेस के एंड में दिखा रही हूं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर किया, न्यूक्लियोलस डिसअपियर किया, और ये जो सेंट्रियोल जो ऑलरेडी एस फेज में डबल हो चुका था वो अपने आप को ऑपोजिट पोल की तरफ अपने को माइग्रेट किया। तो ये घटनाएं घटती है। अब जैसा कि मैंने एस फेज में कहा था कि सेंट्रियोल भी डबल हुआ और डीएनए भी रेप्लिकेट किया, मींस डीएनए का अमाउंट डबल हो चुका है। तो प्रोफेस की शुरुआत में तो केवल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे प्रोफेस आगे बढ़ता है, कंडेंसेशन, ये जो थ्रेड का कंडेंसेशन था वो और भी ज्यादा होता जाता है, सो दैट क्रोमोसोम्स बिकम शॉर्टर एंड थिकर। छोटा होता जाएगा और मोटा होता जाएगा, शॉर्टर एंड थिकर। तो जब ये शॉर्टर एंड थिकर होता है तो एक एक क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई पड़ता है। नाउ यू कैन सी दैट क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, 2 थ्रेड्स। ईच ऑफ द थ्रेड इज कॉल्ड क्रोमैटिड्स। इन थ्रेड्स को कहते हैं क्रोमैटिड्स। तो एक क्रोमोसोम का जो 2 हिस्सा है, दीज आर नोन एज क्रोमैटिड्स। तो क्रोमैटिड्स हमको नजर आएंगे। क्रोमैटिड्स रिमेन अटैच्ड एट ए पॉइंट नोन एज सेंट्रोमियर। ओके, तो यहां आप देख पा रहे हो 2 क्रोमैटिड्स हैं और दोनों को अटैच किया हुआ है सेंट्रोमियर। सो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज सेम, दैट इज 4। यहां भी 4 था, यहां भी 4 है। तो इस तरह से सेल आगे बढ़ता है। Chromosomes appear as thread-like structure, then chromosomes appear more clearly visible as double-stranded structure. Each of the strand is called chromatid. ये दोनों क्रोमेटिड कहलाएंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स। सिस्टर क्रोमेटिड्स, क्योंकि एक ही क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड्स हैं, इसलिए इनको कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। सो बाय द एंड न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर। तो कुल मिलाकर के इस फेज में क्या हुआ, जिसको हम कहते हैं प्रोफेज। प्रोफेज में क्या हुआ, प्रोफेज में क्रोमोसोम्स appear, chromosomes become shorter and thicker and becomes clearly visible as double stranded. Both the strands remain attached at centromere. With the disappearance of nuclear membrane and nucleolus, prophase comes to an end. प्रोफेज खत्म होता है और अब स्टार्ट होता है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, मेनली ये क्रोमोसोम का शॉर्टनिंग एंड थिकनिंग जारी रहेगा। ओके, मेटाफेज में क्रोमोसोम्स जो है वो सबसे ज्यादा थिक और सबसे ज्यादा क्लियरली विजिबल होता है। तो मेटाफेज इज द स्टेज व्हेन वी कैन स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम इन एनी सेल। अगर किसी सेल में क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को जानना है, इवन क्रोमोसोम को काउंट करना है, तो मेटाफेज इज द बेस्ट स्टेज फॉर स्टडी ऑफ chromosomes. तो chromosomes become shorter and thicker and becomes most clearly visible in metaphase. इसके अलावा मेटाफेज में और क्या होता है, all the chromosomes come to the equatorial plane
ये इक्वेटोरियल प्लेन में आकर के अपने आप को अरेंज करता है। यहां आप देख सकते हो कि इक्वेटर में सारे क्रोमोसोम्स ने अपने आप को अरेंज कर लिया, उस इक्वेटर प्लेट में सारे क्रोमोसोम्स आके अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। सेंट्रियोल्स मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल, इनका जो मूवमेंट है, माइग्रेशन है, वो कंप्लीट हो चुका है। एस्ट्रल रेस बन चुका है, एस्ट्रल रेस और एस्ट्रल फाइबर्स, ये प्रोटीन फाइबर्स है। और ये सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर्स, ये जो आप देख रहे हो स्पिंडल फाइबर्स, वो तैयार होता है एंड गेट्स अटैच टू दीज पॉइंट्स। सेंट्रोमियर में 2 पॉइंट्स होते हैं, उनको कहते हैं काइनेटोकोर्स, उनको कहते हैं काइनेटोकोर्स। तो ये जो 2 ब्लैक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो जिससे स्पिंडल फाइबर अटैच्ड है, उनको कहते हैं काइनेटोकोर्स। तो एक एक सेंट्रोमियर का 2-2 काइनेटोकोर्स है और स्पिंडल फाइबर दोनों तरफ से आकर के अपने अपने तरफ के काइनेटोकोर्स से अपने आप को अटैच कर लेते हैं। तो मेटाफेज में क्या हुआ? Chromosomes become most clearly visible as double-stranded. Astral rays are formed. Spindle fibers are formed. All the chromosomes get arranged at equatorial plane, and spindle fiber from both the poles, from both the opposite poles, get attached to the kinetochores of centromere. तो जब इक्वेटोरियल प्लेन में अरेंज हो गया, स्पिंडल फाइबर का अटैचमेंट हो गया, मेटाफेज कम्स टू एन एंड। मेटाफेज इस स्टेज में आकर खत्म होता है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन एनाफेज। इसके बाद स्टार्ट होता है एनाफेज। एनाफेज में ये जो स्पिंडल फाइबर्स है वो दोनों तरफ से सिकुड़ने लगते हैं। स्पिंडल फाइबर्स स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग, जस्ट इलास्टिक फाइबर जैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है उस तरह से वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसके अलावा जो सेंट्रियोल था वो 2 भागों में बढ़ जाता है। काइनेटोकोर्स जो है वो 2 भागों में बढ़ जाता है। तो 2 भागों में बढ़ जाता है तो क्या होता है? क्रोमोसोम्स के दोनों स्ट्रैंड यानी सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग हो जाते हैं। तो एनाफेज में सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग हो जाते हैं। इट सेपरेट्स सिस्टर क्रोमेटिड्स, सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो जैसे जानते हो कि हर क्रोमोसोम 2-2 सिस्टर क्रोमेटिड्स का बना हुआ था, अब एक एक सिस्टर क्रोमेटिड ऑपोजिट पोल्स में चले गए। तो अब देखो एनाफेज में क्या हो रहा है, यहां पर भी 4 सिस्टर क्रोमेटिड्स और इधर भी 4 सिस्टर क्रोमेटिड्स, दोनों ऑपोजिट पोल्स में चले गए। इस तरह से स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट किया और दोनों ऑपोजिट पोल्स में पहुंच गए। जब ये ऑपोजिट पोल में पहुंच जाएंगे, जब सेंट्रोमियर से अटैच हो जाएंगे, दैट्स द एंड ऑफ एनाफेज। इसके बाद आता है टीलोफेज। टीलोफेज जो है वो प्रोफेज का जस्ट ऑपोजिट है। प्रोफेज में क्रोमोसोम्स अपीयर किया था, टीलोफेज में डिसअपीयर करके नेटवर्क में कन्वर्ट होगा यानी अनकंडेंस्ड हो जाएगा। यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस डिसअपीयर किया था, यहां पर रीअपीयर करेगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी और न्यूक्लियोलस भी। ठीक है, तो जो क्रोमोसोम्स जो थ्रेड लाइक अपीयर हुआ था वो अनकंडेंस्ड होकर के वापस नेटवर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड सो फार नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज कंसर्न, नंबर क्या है? नंबर कितना हो है? 4। ठीक है, हमने स्टार्ट भी किया था 4 से और यहां हुआ भी 4-4। वेल, टीलोफेज में एट लास्ट क्या होता है कि 2 न्यूक्लियस फॉर्म्ड विद इन द सेम सेल। एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस तैयार हो गए और दोनों में क्रोमोसोम का नंबर जैसा कि आप देख रहे हो 4-4 है। तो इन टीलोफेज 2 न्यूक्लियस आर फॉर्म्ड इन अ सिंगल सेल। इसके बाद आता है साइटोकाइनेसिस। इधर न्यूक्लियर फॉर्मेशन के साथ साथ साइटोकाइनेसिस भी शुरू हो जाता है। साइटोकाइनेसिस मींस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म में जो सारी चीजें थी, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, वो सब इक्वली डिवाइड करेगा। तो इक्वली डिवाइड करेगा यानी साइटोप्लाज्मिक मटेरियल ओवरऑल जो गैप 1s और गैप 2 में बना था उसका प्रॉपर डिवीजन होगा। और न्यूक्लियर डिवीजन तो कंप्लीट हो गया, यानी जो जेनोम था, जो डीएनए था, वो तो इक्वली डिवाइड हो ही चुका है। अब बाकी साइटोप्लाज्मिक मटेरियल यहाँ डिवाइड होगा। तो अगर ये एनिमल सेल है तो ठीक इक्वेटोरियल प्लेन में इस तरह का एक फरो, एक गड्ढा सा डेवलप करेगा, एक फरो डेवलप करेगा। ये फरो और भी डीप और डीप और डीप होता जाएगा। डीप होते होते जाकर के वो सेंटर में जाकर सेल को 2 भागों में डिवाइड कर देगा। तो अब 2 सेल तैयार हो गए। नाउ दीज आर 2
डॉटर सेल्स। दीज आर 2 डॉटर सेल्स। अब ये डॉटर सेल चला जाएगा इंटरफेज में, आई फेज में। आई फेज में जैसा आप जानते हो कि G1, S एंड G2 फेज है। तो इन फेजेस में क्या हो रहा है, सेल ग्रो कर रहा है, सेल का साइज ग्रो कर रहा है, न्यूक्लियस का साइज ग्रो कर रहा है, साइटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ रहा है, और ये कंप्लीट हो जाने के बाद फिर से सेल चला जाएगा एम फेज यानी माइटोटिक डिवीजन में। तो इस तरह से सेल जो है वो एक साइकिल में अपने आप को सिक्वेंशियली एक एक इवेंट के हिसाब से चेंज करता है और एक सेल से 2 सेल बनता है। यूजुअली हर सेल का रेट ऑफ डिवीजन फिक्स है। यूजुअली जो ह्यूमन सेल्स हैं वो 24 आवर्स में एक बार डिवाइड करते हैं। कोई सेल फास्ट भी डिवाइड करता है। ऐसा भी होता है कि कुछ सेल्स परमानेंट हो जाते हैं, मैच्योर कर जाते हैं, उसमें और डिवीजन नहीं होता है। जैसे हमारे न्यूरॉन सेल्स वो डिवाइड नहीं करते, हमारा हार्ट का जो सेल्स है, हार्ट मसल्स का, वो डिवाइड नहीं करता। तो जो सेल्स डिवाइड नहीं करते हैं उसमें ये जो G1 फेज है, ये G1 फेज एक्चुअली ये G1 फेज जो है वो इनएक्टिव हो जाता है और उसको कहते हैं G1 जो है वो G0 हो जाता है, जिसको कहते हैं क्विसेंट स्टेज। ये क्विसेंट स्टेज यानी G0 ये अलाउ नहीं करता है सेल को डिवाइड करने के लिए, क्योंकि आप जानते हो कि G1, S और G2 में ही सारे मटेरियल्स की डबलिंग होती है ऑल टुगेदर, और तब सेल उसको डिवाइड करता है। डिवाइड करने का एक्चुअली पर्पस क्या है? डिवाइड करता है जब न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो जब डिस्टर्ब होता है। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, जब सेल का साइज बड़ा होगा, एरिया बड़ा होगा, उसके हिसाब से न्यूक्लियर का जो मटेरियल है वो कम पड़ जाएगा, तो रेशियो डिस्टर्ब हुआ। अब पूरे को संभालना न्यूक्लियस के लिए प्रॉब्लम होता है, तो न्यूक्लियस भी अपने आप को डबल करता है और फिर हाफ बांट लेता है, फिर अपने अपने एरिया को कंट्रोल करता है। दिस इज व्हाई द सेल डिवाइड्स। सेल ग्रोथ मीन्स डबलिंग ऑफ साइटोप्लाज्मिक और प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल, और उसको कंट्रोल करता है द न्यूक्लियस जिसमें डीएनए है, विच इज द मास्टर मॉलिक्यूल, और व्हाट वी कॉल द कंट्रोल हाउस ऑफ द सेल। तो न्यूक्लियस पूरे एरिया को कवर नहीं कर पाता है, इसलिए न्यूक्लियस भी अपने आप को डबलिंग करता है। इस तरह से डबलिंग करके साइटोप्लाज्म को हाफ ऑफ कर लेता है, फिर दोनों को कंट्रोल करता है। दिस इज द एम व्हाई अ सेल डिवाइड्स। ओके, नाउ कमिंग टू व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। आप जानते हो कि हमारी लाइफ शुरू होती है सिंगल सेल जाइगोट से। एक सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल, इस तरह से बढ़ता 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 ये बिलियंस ऑफ सेल्स प्रोड्यूस होता है हमारे बॉडी में। जब एक सेल से 2 सेल होता है तो होना ये चाहिए कि सेम जेनोम यानी सेम डीएनए मटेरियल, सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन सब में पास ऑन करे। तो माइटोसिस इज द ओनली वे जिसमें डीएनए डुप्लीकेट करता है और उसके सारे प्रोडक्ट्स में सेम जेनोम ट्रांसफर होते हैं। तो हमारे पूरे बॉडी के हर सेल में एक ही तरह का जेनोम है, एक ही तरह का जेनेटिक मटेरियल है। तो ग्रोथ के लिए माइटोसिस होता है। हाँ, कभी कभी होता है कि अगर कहीं पर कट जाए, कहीं वुंड हो जाए, कोई सेल्स डैमेज हो जाए, जैसे हमारे स्किन के सेल्स एवरीडे अपर लेयर्स निकलते रहते हैं, हमारे गट का जो लाइनिंग है वो हमेशा डैमेज होते रहते हैं, या फिर कहीं एक्सीडेंटली कोई पार्ट अगर कट गया है तो वहां पर सेल्स डैमेज होते हैं। हमारे ब्लड सेल्स डेली तैयार होते हैं। तो जो सेल्स डैमेज्ड है उसको रिपेयर करने के लिए भी आसपास के जो लिविंग सेल्स है वो डिवाइड करते हैं। तो मेनली 2 पर्पस है माइटोसिस का, ग्रोथ एंड रिपेयर। अगले वीडियो में मैं बात करूंगी मियोसिस की, द टाइप ऑफ सेल डिविजन नोन एज मियोसिस। दैट इज अ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिविजन। सो वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, और चैनल जरूर सब्सक्राइब करोगे। अगर कुछ पूछना हो तो प्लीज राइट इन माय कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करोगे। ओके, टिल देन सी यू।